ब- ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वाला सेशन हमारा जिस्म और जज्बात जो सीरीज चल रही है मुस्लिम विमेंस स्टडी सर्कल की, उसी के ही कंटिन्यूएशन में है। और इसमें हम इस्लामिक रूलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे फिक्ह के हिसाब से, कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है किससे पूछें। हिचकिचाहट भी होती है और खुद भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये मसला है भी कि नहीं है, सिर्फ मुझे ही आ रहा है कि और लोगों को भी आ रहा है। गूगल करने की कोशिश करते हैं, उसमें किसी जगह कुछ जवाब समझ में दिखाई दे रहा होता है, किसी जगह कोई और जवाब दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढ पाना जिनसे आप ये वाली बातें फ्रीली कर पाएं और स्पेशली इस्लामिक पर्सपेक्टिव से उसके रूलिंग्स जान पाएं, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो यही सोच के हमने ये वाला सेशन किया है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस इज अ डिस्कशन रादर दैन लेक्चर। तो मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोग जहां भी आपको लगे कि मुझे सवाल आ रहा है या मेरे दिमाग में कुछ और कंफ्यूजन हो रहा है या मैं और कुछ पूछना चाहती हूँ, तो आप या तो प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं या फिर आप जो है रीजॉइन भी कर सकते हैं एक दूसरे नाम के साथ, अगर आपको और भी हिचकिचाहट है। यू कैन जस्ट लीव राइट नाउ एंड रीजॉइन विद अ डिफरेंट नेम, ताकि किसी को ना पता चले कि किसने क्या सवाल पूछा है। दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। या फिर हम आखिर में ये भी कर सकते हैं कि प्राइवेट एक ब्रेकआउट सेशन कर सकते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन अगर साथ साथ पूछते रहेंगे तो डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी होगा। तो आप प्राइवेट मैसेजेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से इसमें जुड़ना चाहते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जुड़े जरूर, चाहे आपकी शादी हो गई है चाहे नहीं भी हुई है। क्योंकि आजकल तो इतना सार सबको सब चीजें पता ही होती हैं, जनरली हमें इंफॉर्मेशन तो है। सेक्सुअल एजुकेशन होती है, हमें हमें इतना पता होता है कि क्या क्या चीज है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हम अपने आगे की जिंदगी में सोचते हैं। तो उससे भी रिलेटेड कोई सवाल अगर आप जैसे आपके दिमाग में आता हो कभी कि अच्छा इस तरह से है तो लेकिन किस तरह से होता होगा या कैसे कैसे ये सब चीजें पॉसिबल हैं, तो आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहा है ये मत सोचिए कि वो सही है या गलत है या कोई क्या सोचेगा। ये एक सेफ स्पेस है, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि हम हमारे दिमाग में जो भी सवाल आए हम वो पूछ सकें बिना ये सोचे हुए कि कोई क्या सोचेगा। अच्छा, तो शुरुआत हम निकाह से करेंगे, क्योंकि हम अक्सर अपने जो वेडिंग कार्ड होता है उसमें लिखते हैं कि निकाह टाइम 7 PM। तो अरबी लोग नहीं लिखते हैं इस तरह से, क्योंकि निकाह का मीनिंग शादी के साथ साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी होता है। सो दिस इज अ जोक एक्चुअली दैट हम लोग जिनको अरबी नहीं आती है हम उसका इस तरह से वक्त वक्त लिख देते हैं। लेकिन इतना कॉमनली यूज अल्फाज है ये। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते और जानते भी नहीं है कि क्या रूलिंग्स हैं क्या नहीं है, क्या एक्सपेक्टेड है क्या एक्सपेक्टेड नहीं है। आमतौर पे जो हमें पर्पस समझ में आता है, जो हम सुनते हैं बड़ों से या लोगों से जो हमें लगता है कि हमें हमसे ज्यादा जानते हैं, वही समझ में आता है कि इट इज फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मुस्लिम्स, के ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। लेकिन अगर हम सोचें तो जन्नत में तो बच्चे नहीं होते, लेकिन जन्नत में सेक्स होता है। तो उसका उसका फिर ज्यादा पर्पस तो प्लेजर है ना शायद, आपकी आपकी फिजिकल डिजायर को फुलफिल करना और आपके एंजॉयमेंट के लिए। इट्स वन ऑफ द थिंग्स विच यू विल एंजॉय इन जन्नत इंशाल्लाह। और एंजॉय तो फिर दोनों लोग करेंगे, मर्द भी करेंगे और औरतें भी करेंगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, मेडिकल बेनिफिट्स भी साइंस से हमें पता चलते हैं कि अच्छी नींद आती है, इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है। दिल के लिए भी इसके कई सारे फायदे हैं। आप एक और फिर जो दो पार्टनर्स हैं उनके बीच में मोहब्बत बढ़ती है, कुर्बत बढ़ती है। तो ये सब होने के लिए अगर ये सारी चीजें हों कि आपको प्लेजर भी हो, आपकी स्ट्रेस भी कम हो, तो आपको एंजॉय करना जरूरी है। अगर आप एक काम की तरह कर रहे हैं कि हाँ हमने सुना हुआ है कि जब शौहर बुलाए तो मना नहीं करना है और कर लेना है, तो किसी तरह से कर ले रहे हैं,
और काम खत्म करते हैं। तो बहुत सारे औरतों के साथ ये वाला मसला होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सीखा होता है कि आपको ये करना ही है, या एक आप जब जब आपका शौहर बुलाए तो आपको करना ही है। तो एक तो इससे दिमाग में एक नेगेटिव बनता है कि अच्छा, ये मेरी खुशी के लिए नहीं है चीज, ये काम है। तो अगर आप किसी चीज को एक काम समझ के करेंगे तो आपका दिल उसमें कहाँ होगा। तो बहुत लोग, बहुत सारे मर्द ये शिकायतें करते हैं कि हमारी बीवी इंटरेस्ट नहीं लेती हैं या वो इनिशिएट नहीं करती हैं, और बहुत सारी औरतों की ये शिकायत होती है कि मुझे आता ही नहीं है इंटरेस्ट उसमें, क्योंकि वो मेरी खुशी की चीज ही नहीं है। मैं तो बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो एक काम है, एक काम की तरह से। लेकिन ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम नहीं ऐसा कह रहा है कि आपका एक काम है। इस्लाम तो आपको ये बता रहा है कि ये तो एक खुशी की चीज है, इसमें आपको मजा आना चाहिए। और मेडिकल साइंस के हिसाब से भी आपको इसमें मजा आना चाहिए। तो क्यों, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये सोचने की बात है ना। ये साइकोलॉजी का पार्ट हो गया, लेकिन फिर भी इसको इस पे सोचें। अच्छा, ये डिस्पैरिटी है क्यों हमारी सोसाइटी में? ये इसलिए है क्योंकि कुछ जो हदीसें हैं जो कि मेल ओरिएंटेड है, वो ज्यादा फेमस है, और उसके बरक्स जो औरतों के लिए हदीसें हैं वो लोगों को पता ही नहीं है, जबकि काफी बैलेंस्ड है एक्चुअली। जैसे कि जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं किसी को कि हाँ, जब जब आपका शौहर बुलाए तो आपको फौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या उसको बिला वजह मना नहीं करना चाहिए। तो जब औरतों को ये ताकीद कर रहे हैं तो वो साथ में मर्दों को भी ताकीद कर रहे होते हैं कि औरतों के साथ किस तरह से अच्छी तरह से हम बिस्तरी करें, उनके लिए फोर प्ले कितना जरूरी है, ऐसे उन पे माउंट ना हो जाएं जानवरों की तरह से। तो ये दोनों तरफ की सिनेरियोज हैं मौजूद। और जब हम हदीस सुनते हैं ना, तो हदीस वो किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है, उन्होंने किस इंसान से कोई बात क्यों कही, वो इंसान उनसे क्या पूछ रहा था, क्या कॉन्टेक्स्ट था, है ना। ऐसे नहीं होता कि कोई एक बात आई और हम सब पे जनरलाइज कर दें। सिमिलर सिचुएशन मुझे एक वो मस्जिदों वाली भी लगती है, कि एक हम मस्जिद की हदीस उठा लेते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अंदर वाला कमरा औरतों का बेहतर है पढ़ना, नमाज के अंदर जो कोना हो। लेकिन वो एक कॉन्टेक्स्ट में है कि वो किस से कही जा रही थी, क्यों कही जा रही थी, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि सारी सहाबियात तो मस्जिद जाती रही, तो वो सब पे लागू नहीं हो रही थी ना। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर हदीस को इतना ज्यादा फेमस कर दिया है, और उसके कॉन्टेक्स्ट को बिना देखे और एक जनरल पिक्चर को बिना समझे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबको हिदायत अलग अलग दे रहे हैं ना, हर इंसान को। कोई उनसे ये पूछने आ रहा है तो उसको एक हिदायत दे रहे हैं, दूसरे इंसान को ये कह रहे हैं कि नहीं, अपनी बीवी के साथ अच्छे से सलूक करो, ये तो औरत का हक है। तो ये एक हमारी सोशल लैकुना रही है कि हमने थोड़ा सा औरतों के अगेंस्ट बायस होके चीजों को, कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया और कुछ चीजों को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया है। तो ये शायद हमारी खुद की जिम्मेदारी है औरत होने के नाते, कि हम अपने दीन को समझें, पढ़ें, सही जगह से पढ़ें, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जानने की, जब हमारे दिमाग में सवाल उठें तो। तो इन सब वजूहात के वजह से, हाँ, आज के माशरे में एटलीस्ट छोटे शहरों में तो यही है कि आदमियों को बताया जाता है कि मतलब इट्स कंसिडर्ड अ माचो थिंग, कि आदमी के लिए कि ही इज वेरी सेक्सुअली ओरिएंटेड, और ही हिज सेक्स इज अ राइट फॉर हिम, और वो काफी अपना हक भी समझते हैं। जबकि औरतों के दिमाग में शुरू से होता है कि बहुत खराब चीज है, और थोड़ा सा नेगेटिव इमेज होता है कि वो तो हाँ करना ही है। तो एक ये शुरू से ही एक डिस्पैरिटी आ जाती है, एक के दिमाग में वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, एक के दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिव है, तो अपने आप एक डिजायर का तो एक कॉन्फ्लिक्ट अपने आप आ गया, कि दूसरे के, औरत के दिमाग में तो ये आ ही नहीं रहा कि मुझे भी एक बहुत अच्छी चीज है जो जिससे मजा आएगा, और आई विल ऑल्सो एंजॉय दिस। तो जब उसके दिमाग में वो पिक्चर ही नहीं आ रही है, तो वो फिर शुरू से ही एक बायस आ गया आपके दिमाग में, एक एप्रीहेंशन आ गया, एक स्ट्रेस आ गया। तो बजाय वो जो मेडिकल बेनिफिट्स हो रहे थे, जिनसे स्ट्रेस कम हो रहा था, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स हो रहे थे, नींद अच्छी आ रही थी, उल्टा हो जाता है कि स्ट्रेस ज्यादा होने लगता है और नींद उड़ जाती है कि अरे अरे अब तो ये होगा। तो इन सब से हमें एज अ ग्रुप बाहर आना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा अपने जिस्म को, अपने जज्बातों को, और अपने पार्टनर से भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी में बड़ा हुआ है, उसको भी नहीं पता, उसने भी नहीं सोचा इतना।
इतना लोग नहीं सोचते हैं, स्पेशली दूसरों के बारे में। हम खुद के हुकूक के बारे में तो बहुत सोच लेते हैं क्योंकि हमको तकलीफ हो रही होती है, लेकिन एक टोटली दूसरी इंडिविजुअल या एक दूसरे जेंडर के बारे में सोचना, या दूसरे सेक्ट या दूसरे क्लास के बारे में सोचना हम नहीं करते। हम सिर्फ अपनी ही हुकूक के बारे में सोच पाते हैं ज्यादातर लोग। तो उसको भी नहीं पता, उसने भी कभी नहीं सोचा, वो भी वही बचपन से सुनता आ रहा है जो उसने सुना है। तो एक बात होना बहुत जरूरी है, आमने सामने बैठ के, कि हम बताएं एक दूसरे को कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है, क्या गुंजाइश हो सकती है। इस सब की जरूरत है, क्योंकि ये एक इशू है जो बार बार, अगर आप फिक के क्वेश्चंस या फतवे या वेबसाइट्स खोलेंगे तो ये बहुत आता है कि मर्द ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वाइफ इंटरेस्टेड नहीं है, या बीवियां ये कंप्लेन कर रही हैं कि मुझे प्लेजर ही नहीं आ रहा उसमें, और वो क्लाइमैक्स ही नहीं रीच करती। तो इट इज लाइक अ चोर फॉर देम, कि जिस तरह से वो बाकी सारे काम करती है घर के, वो वही यही वो रात में एक काम हो जाता है। तो इसको इंशाल्लाह बदलने की जरूरत है। और सोशल मीडिया की वजह से तो हमको हर तरह की एक आजकल वो मिल जाती है, हमारे फीड्स पे आ जाता है कि इस आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक सब 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 तरह की आपको दिखाई देती हैं फीड्स के। एक फीड आपको ये कह रही है, जो जो भी पेज का ओनर है उसके दिमाग के हिसाब से वो जो अपनी पेज पे फीड डाल रहे हैं कि औरतों को अपने हस्बैंड्स की नीड सेटिस्फाई ही करनी चाहिए, ये उसका हक है निकाह का, ये हस्बैंड की राइट है। दूसरी तरफ ये आ रहा है कि औरतों का भी उतना ही राइट है, एंड इट्स रीजन फॉर डिवोर्स इफ यू आर नॉट गेटिंग सेक्सुअली फुलफिल्ड। बट इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में भी कहीं पे एक बैलेंस बनाया जा सकता है, जहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की नीड्स पूरी करें। तो अब इसके फर्दर जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो इमोशनल एस्पेक्ट है, या जो उसकी फिजिकल एस्पेक्ट भी है, उसमें हम नहीं जाएंगे आज। उसमें एक सेशन पहले भी हो चुका है, आपके और भी सवाल हो तो आप और भी पूछ सकते हैं, और भी सेशंस कर सकते हैं इंशाल्लाह। आज हम सिर्फ फिक्स डिस्कस करेंगे कि जो रूलिंग्स हैं वो क्या कह रही हैं, जो सवाल कॉमनली आते हैं। और आज का सेशन इस पे फोकस्ड है कि जो सवाल हमारे पास अपने ग्रुप मेंबर्स से आए, क्योंकि हम एक महीने से ज्यादा से एक कोशिश कर रहे हैं लोगों से सवाल इकट्ठे करने की कि उनको किन किन चीजों में मसले कॉमनली आते हैं। तो आज का सेशन उसी को मद्देनजर रखते हैं, है कि हम उन सवालों को एड्रेस कर पाए। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है समझना कि फिक्ह है क्या चीज, है ना। हमें पता है कि हमारा प्राइमरी सोर्स तो कुरान है, और ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटस पे हम सुन्ना को रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हम उनकी सुन्नत से ही कुरान को समझते हैं। तो वो शरिया हो जाती है, जो कि जिसको हम डिवाइन नॉलेज समझते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल और वो सब भी अल्लाह की निगरानी में ही थे, सब कुछ उनकी तरफ से ही वही आती थी। और अगर नॉर्मल अमाल भी हम उनके उनके प्रैक्टिस में लाते हैं अपने, तो वो शरीयत हो जाती है कुरान और सुन्नत को मिला के, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, हमने प्रिजर्व कर रखी है। तो अगर कोई चीज ऐसी होती है जो कि हम डायरेक्टली वहां से ले सकते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस के लॉज हो गए, वो कुरान में डायरेक्टली आते हैं। फास्टिंग के रिक्वायरमेंट्स हो गए कि फास्ट कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ना करें, ये सब आप कुरान सुन्नत से लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम डायरेक्ट कुरान से लेते हैं। नमाज हो गई, नमाज भी हम कुरान में इतनी डिटेल नहीं आती है हमको, नमाज पूरी सुन्नत से ही समझ में आती है। तो ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट मसले हैं, ये हम शरीयत से लेते हैं, अपनी कुरान और सुन्नत से समझते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुरान और सुन्नत में डायरेक्टली एड्रेस नहीं की गई हैं, तो उनमें फिक्र आता है कि अच्छा अब कोई नया मसला आ गया जो कि कुरान और सुन्नत से हमें पता नहीं चल रहा, ना कुरान में कोई ऐसी आयत आई है उसके बारे में जो उसको एड्रेस करती हुई हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कोई ऐसी चीज है, हदीसों में कोई ऐसी चीज है जिससे हम उस मसले को समझ पाए। तो क्या करते हैं जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं, जो हमारे उलमा होते हैं, वो कुरान और सुन्नत को, क्योंकि वो पढ़ते हैं जिंदगी भर,
उसको समझते हैं, उसका असेंस समझ लेते हैं, तो फिर वो सेकंड थर्ड स्टेप पे जाते हैं कि वो कियास करते हैं। कियास मतलब एनालॉजी करते हैं कि अच्छा, फला मसला इस मसले से रिलेटेड है जो कि सुन्नत में आया हुआ है, तो इसकी रूलिंग भी इसी तरह से कुछ होगी। और फिर इजमा होती है कि बहुत सारे स्कॉलर्स बड़े बड़े इकट्ठे हुए एक मसले को, जो नया मसला आया है जो कि हमारी शरीयत में नहीं है, उस पे उन्होंने आपस में कंसेंसस हो गया उनका, एक डेमोक्रेटिक वे हो गया है ना। इसके अलावा इज्तिहाद भी होता है कि एक इंडिविजुअल स्कॉलर ने अपनी कोई ओपिनियन दी, कियास भी नहीं हो पा रहा है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है, वो जो नया मसला आया है फॉर एग्जांपल आईवीएफ है, उसका कियास भी नहीं हो पा रहा, मान लीजिए, कि क्योंकि वो तो था ही नहीं उस जमाने में ना। तो फिर आप अपनी समझ, जो आपने कुरान और सुन्नत को जिस तरह समझा है, आप जो उसका मकसद समझते हैं कि अच्छा ये चीज का सेंस ये है, तो हम उसी डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो अपनी रीजनिंग लगाते हुए, इंडिपेंडेंट रीजनिंग लगाते हुए इसका ये फला रूलिंग होगी। तो फिक्ह में कुरान सुन्नत के साथ साथ, कुरान और सुन्नत जाहिर सी बात है सबसे ऊपर होते हैं, अगर डायरेक्टली हमको कोई चीज मिल जाती है तो हम वहां से लेते हैं, नहीं मिल पाता है तो हम इजमा करते हैं, कियास करते हैं, इज्तिहाद करते हैं। ये सब क्या हुआ, ये डिवाइन नहीं हुआ, ये ह्यूमन रीजनिंग आ गई इसमें, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एंड ह्यूमन रीजनिंग। अब वो स्कॉलर पे या स्कूल पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने किस तरह से उसको समझा, वो किस वक्त के लोग हैं, कौन से स्कॉलर ने किस वक्त क्या किया, क्योंकि फिक्र में टाइम और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर सोसाइटी डिफरेंट होती है ना। मिडीवल सोसाइटी के स्कॉलर्स अलग दुनिया देख रहे थे, अलग नजरिए से देख रहे थे, उनकी मुश्किलें अलग थी, उनकी सोच अलग थी, तो वो फिक्र को अलग चीज तरह से डिराइव कर रहे थे, उन अलग रूलिंग्स दे रहे थे। तो फिक्र हमेशा इवॉल्व होता रहा है टाइम के साथ, और प्लेस के साथ भी अलग हो जाता है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस भी कल्चर अलग होते हैं। आप आज इंडिया का कल्चर अलग है, अरब नेशंस में अलग अलग ममालिक का कल्चर बिल्कुल अलग है, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज का अलग है, साउथ ईस्ट एशियन इंडोनेशिया मलेशिया इनका अलग है। तो सब जगह के मसले भी अलग होंगे, उनके अपने अपने कल्चर, खान पान, रहने तौर तरीके सब अलग है उनके। तो उनके मसले भी हो सकता है थोड़े बहुत अलग हों, तो उनका फिक्र भी उसी हिसाब से डिफर करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जब कोई फिक्र का मसला समझ रहे हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, तो अपने आसपास के स्कॉलर से ही समझें, क्योंकि वो ही आपके वक्त और आपके जगह के स्कॉलर हैं जो आपकी सोसाइटी को समझते हैं, आपके मसलों को समझते हैं। जहां तक अब इसकी बात है सेक्सुअल इंटीमेसी की, तो कुरान में डायरेक्टली कोई डिटेल नहीं आती है कि किस तरह से होना चाहिए अबाउट द एक्ट। देर आर नो गाइडलाइंस अबाउट दिस, ऐसी कोई डिटेल गाइडलाइन नहीं आई है। कुरान में जनरल शादी के बारे में कहा गया है, जो हमने बहुत बार सुना हुआ होगा, कि आपस में सुकून हो, सकीनत हो, मवद्दा हो, आपस में एक दूसरे के गारमेंट्स हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, इस तरह की जनरल गाइडलाइंस आई हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि दोनों मियाँ बीवी साथ में सुकून और मोहब्बत के साथ रहें। हमको जो ज्यादातर गाइडलाइंस इसके बारे में मिलती हैं वो सुन्नत में आती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। आयशा रदियल्लाहु अन्हा काफी सारे हदीसें बताती हैं जिसमें वो डिटेल्स डिस्क्राइब करती हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते थे, और भी उम्महातुल मोमिनीन के कई सारे, कई बार उनके आ जाते हैं जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से उनके आपस में ताल्लुक थे। तो उससे हमको पता चलता है, लेकिन हमको हमको कहीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये नहीं आता कि वो अपनी बीवी को, किसी भी बीवी को कभी फोर्स कर रहे हैं, या कोई बीवी नेगेटिव वो दिखा रहे हैं। इट्स ऑल इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। सो टू टू इस चीज को इतना पॉजिटिव होना अगर है मियाँ बीवी के बीच में, तो फिर दोनों लोगों के लिए वो एंजॉयबल है, तभी वो प्लेजरेबल है, तभी वो इतना पॉजिटिव है। अगर एक इंसान ही एंजॉय कर रहा है और दूसरा इंसान उसको नेगेटिवली ले रहा है, तो फिर वो बीवी उसको इतना अच्छी तरह से क्यों डिस्क्राइब करेगी एक पॉजिटिव लाइट में, है ना। जैसे कि जब हम वाली हदीसें सुनते हैं जहाँ पे बीवी के लिए बताया गया है कि अपने शौहर को रिस्पॉन्ड करें फौरन, तो उस तरह से ये वाली हदीसें भी हैं जहाँ पे आदमियों को बताया गया है कि अगर आप उन बीवी से जल्दी क्लाइमैक्स कर जाएं तो उसको रश ना करें, आराम से वक्त लें और मेक हर क्लाइमैक्स, उसको भी पूरा जब तक कि वो मुतमईन ना हो जाए सेक्सुअली, तब तक आप ना हटें। और हदीसें फोरप्ले के ऊपर भी आती हैं कि जितना बहुत उनको डिटेल में समझाया है
कि कितना जरूरी है फोर प्ले एक औरत के लिए, क्योंकि थोड़ी सी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है आदमी और औरत की सेक्सुअलिटी को लेके। आदमी थोड़ा सा अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, औरतें थोड़ा सा टाइम लेती हैं टू हर चीज में, टू गेट अराउज्ड इवन टू इवन क्लाइमैक्स। जबकि आदमी थोड़ा सा जल्दी अराउज भी हो जाता है और क्लाइमैक्स भी जल्दी कर जाता है। तो आदमियों को ये ताकीद दी गई कि जल्दी ना करें, वक्त लें और अपनी बीवी को पहले पूरा मुतमईन करें। ये आपके ऊपर जरूरी है। अ, इसी तरह से सुन्नत से हमको पता चलता है, और आगे फिक्ह में भी हमको स्कॉलर्स के बहुत सारे, एक्चुअली मिडिवल स्कॉलर्स के ट्रीटीज हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है एटिकेट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस के, किस तरह से दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अ, रिश्ता बनाएं और एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि नुकसान हर तरह से मना है कि नो हार्म मस्ट कम टू एनीबडी, आइदर टू द मैन और टू द वुमन। वो हार्म ना हो, उस वजह से ही इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास एटिकेट्स आते हैं उसमें कि हम नियत करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, दुआ भी है एक बिफोर इंटरकोर्स, उसके बाद जो चीज परमिसिबल है वहां, जैसे हमें पता है कि एनल सेक्स और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फॉरबिडन है, वो नहीं कर सकते। उसके अलावा आप एक दूसरे के साथ जिस तरह से भी एंजॉय करना चाहें, आप उस तरह से एक दूसरे को अच्छा महसूस कराएं, एक दूसरे के साथ एंगेज हो, प्लेफुल हो, मजा करें थोड़ा सा, ताकि दोनों लोग एंजॉय करें ये वाली चीज। फिर गुस्ल की बात आती है, गुस्ल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर कॉन्ट्रसेप्शन की बात आएगी कि कॉन्ट्रसेप्शन में क्या क्या रूलिंग्स हैं। तो अब हम सीधे सवालों की तरफ चलेंगे, जो कि सवाल लोगों ने पूछे हैं हमारे ग्रुप में ही। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या फीमेल सेटिस्फैक्शन पे कोई बात हुई है फिक्र में, या क्या ये जरूरी भी है, या म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, इस किसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया। उसके अलावा अगर हम ये सोचें कि जरूरी है कि नहीं है, तो कुरान में जैसे जैसे डायरेक्टली तो ऐसी कोई आयत नहीं है, लेकिन हाँ कुरान में ये जरूर बताया गया है दोनों मर्दों और औरतों को कि अपनी निगाह नीची रखें। हमें पता है ना, कि निगाह नीची रखें और अपनी अपनी प्राइवेट पार्ट्स को गार्ड करें। और ये दोनों के लिए हुक्म आया है, सिर्फ मर्दों के लिए तो नहीं आया। तो औरतों के लिए भी सेम आयत रिपीट हुई है। जहां तक जिना के पनिशमेंट की बात है, दोनों के लिए सेम पनिशमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मर्दों की, क्योंकि अगर दोनों का फर्क होता, म्यूचुअल नहीं होता दोनों की, मान लीजिए डिजायर ही फर्क होती, मान लीजिए आदमियों की बहुत ज्यादा होती, इतनी ज्यादा होती कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और औरतों की बहुत कम होती, तो फिर पनिशमेंट में भी डिफरेंस होना चाहिए था, अगर आप लॉजिकली सोचें तो। लेकिन दोनों का सेम है, दोनों अगर सेम एक्ट ऑफ क्राइम कमिट करेंगे तो दोनों को सेम पनिशमेंट ही होगा। तो हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि डिजायर में या फिजियोलॉजी में या टाइप ऑफ अराउजल में, टाइप ऑफ क्लाइमैक्स में डिफरेंस हो, लेकिन दोनों ही जेंडर्स में ये इनेट एक है डिजायर टू बी सेक्सुअली फुलफिल्ड, विच कैन नॉट बी डिनाइड। और अगर हम इसको, अपनी इस नीड को डिनाई करते हैं, तो वो एक दुख का बायस बन जाती है। एक अंदर ही अंदर आप अपने एक दर्द पाल रहे हैं, अगर आप उसको, उसमें आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो अगर आप एक जबरदस्ती काम की तरह कर रहे हैं तो। और इस तरह की बहुत सारी हदीसें आती हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बताते हैं कि औरतों का भी, बीवियों का भी उतना ही हक है आपके ऊपर जितना मर्दों के ऊपर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। उनको काइंडली ट्रीट करें, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करें। और अगर कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसको उसके भी प्लेजर का ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि वो भी पूरी तरह से मुतमईन हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत सारी हैं जो हमने कभी सुनी ही नहीं होती हैं। तो उसके अलावा जैसे मैंने बताया, स्कॉलर्स भी काफी डिटेल में लिखते हैं। अगर किसी को जानना हो कि मीडिवल स्कॉलर्स ने कितने डिटेल में, उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या किस तरह से करें, क्या इवन एक्ट्स उन्होंने डिस्क्राइब करे हुए हैं, हाउ टू प्लेजर गिव प्लेजर टू women। तो वी कैन शेयर दोज लिंक्स, यू कैन रीड देम योरसेल्व्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये सब बातें हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से तो जो
बेसिक चीज इसमें आती है वो हमारी अपनी नॉलेज के ऊपर आती है कि ठीक है, आप एक चीज है जो नॉलेज सोसाइटी में प्रेवलेंट है, हमने वही सुन लिया और हम वही वैसे ही जिए चले जा रहे हैं। और एक चीज है कि हमको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो हम उसके बारे में ढूंढें, पूछें, पढ़ें। अब तो इतना आसान है कोई भी चीज पढ़ना ढूंढना, तो खुद ढूंढें, खुद पढ़ें, खुद समझें कि अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है और वो ठीक भी नहीं लग रही है तो उसके बारे में पता करें, बजाय इसके कि जो सुना सुना है उसी को मानते रहें। अब जो एक ये सबसे ज्यादा सवाल ये वाला भी आता है, जैसे हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं